जय जिनेंद्र। आज हम NCERT 12th रिवीजन टेस्ट पेपर का पार्ट 4 जो है उसे सॉल्व करेंगे। पूर्ति वक्र समय के अनुसार बदलता है क्यों? यानी क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि सामान्यतः पूर्ति वक्र कैसा होता है, ऐसा होता है। यानी जैसे जैसे कीमत बढ़ती है वैसे वैसे पूर्ति बढ़ती जाती है। तो क्या ये पूर्ति वक्र कभी ऐसा हो सकता है या कभी पूर्ति वक्र ऐसा हो सकता है? तो पूर्ति वक्र क्या समय के अनुसार बदलता है? तो हाँ, पूर्ति वक्र जो है समय के अनुसार बदलता है और 3 प्रकार से बदल सकता है। यदि अति अल्पकाल है, समय बहुत कम है, यानी जैसे मान लीजिए दूध, फल, सब्जियां हैं, नाशवान वस्तुएं हैं, ये अति अल्पकाल में आती हैं। इसमें इतना कम समय होता है कि पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। मान लीजिए कि एक टमाटर वाला है, अगर मान लीजिए कि मांग कम है तो क्या वो पूर्ति कम कर सकता है? नहीं कर सकता। या कीमत कम है तो क्या वो वस्तुएं नहीं बेचेगा? वह ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो दूध, फल या सब्जी कोई चीज़ ना बेचे तो वो खराब हो जाएगी। इसलिए अति अल्पकाल में क्या होता है, पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता, पूर्ति की मात्रा स्थिर होती है। इसलिए जो पूर्ति वक्र होता है वह पूर्णतः बेलोचदार होता है। ये पूर्णतः बेलोचदार शब्द आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि समय के अनुसार पूर्ति वक्र बदलता है। तो अति अल्पकाल में जो पूर्ति वक्र होता है वो कैसा होता है? पूर्णतः बेलोचदार, सीधा होता है। चाहे कीमत इतनी हो या इतनी हो या इतनी हो, पूर्ति इतनी ही रहेगी। इसलिए दीर्घकाल जो अति अल्पकाल होता है उसमें पूर्ति वक्र पूर्णतः बेलोचदार होता है। अब अल्पकाल क्या होता है? यह अति अल्पकाल में तो बहुत कम समय था, लेकिन अल्पकाल में इतना समय होता है कि एक सीमा तक हम पूर्ति को बढ़ा सकते हैं। तो इसमें एक सीमा तक, यानी जो उत्पत्ति के साधन हैं उनको बढ़ाकर पूर्ति को केवल एक सीमा तक बढ़ाया जा सकता है, यानी थोड़ा सा बढ़ाया जा सकता है। अब किसी चीज़ को हम बढ़ा सकें और घटा सकें तो हम क्या कहेंगे? लोचदार है। चूँकि थोड़ा ही सा बढ़ा और घटा सकते हैं पूर्ति के लिए, इसलिए हम क्या कहेंगे? कम लोचदार। अल्पकाल में पूर्ति वक्र क्या होता है? कम लोचदार होता है। दीर्घकाल में क्या होता है कि हम उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन कर सकते हैं। भूमि भी परिवर्तित कर सकते हैं, श्रमिक को, संगठनकर्ता, पूंजी, सभी की मात्रा में परिवर्तन कर सकते हैं। तो दीर्घकाल में क्या होता है कि पूर्ति वक्र अधिक लोचदार होता है। यानी यदि दीर्घकाल में कीमत बढ़ जाए तो हम पूर्ति को बढ़ा भी सकते हैं, और कीमत घट जाए तो पूर्ति को घटा भी सकते हैं। जब मांग में कमी होती है तो संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जब मांग में कमी होती है, आपको पता है कि बाज़ार में मान लीजिए किसी वस्तु की मांग कम हो जाए तो क्या होगा? संतुलन कीमत भी कम हो जाएगी। मान लीजिए कि आप किसी वस्तु को बेच रहे हैं, अगर वस्तु की 10 वस्तुओं की मांग है तो आप 2 रुपये में बेच रहे हैं। अब मांग घटकर 5 ही रह जाए तो आप क्या करोगे? आप कीमत को कम कर दोगे। यानी मांग में कमी होने पर संतुलन कीमत क्या हो जाती है? कम हो जाती है। देखिए इस चित्र में भी आपको बताया गया है कि प्रारंभ में क्या है कि वस्तु की मांग O से लेकर Q तक है, इतनी मांग है। जब मांग इतनी है तो कीमत कितनी है? P है। अब मांग जो है वो घटकर कितनी हो गई? OQ 0 हो गई, केवल इतनी ही मांग रह गई, तो कीमत भी घटकर क्या हो गई? P 0 हो गई। तो बस इसी को आपको रेखा चित्र में बताया गया है। बाजार मूल्य एवं सामान्य मूल्य में परस्पर संबंध बताइए। बाजार मूल्य और सामान्य मूल्य, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में भी देखा था कि मान लीजिए कि टमाटर किसी दिन 10 रुपये में मिलते हैं, किसी दिन 8 रुपये में मिलते हैं, और किसी दिन 12 रुपये में मिलते हैं, और किसी दिन जो है टमाटर 8 रुपये में मिलते हैं। फिर ऐसे ये परिवर्तन होता रहता है। लेकिन टमाटर की जो कीमत है वो 10 रुपये के आसपास घूम रही है, क्योंकि किसी दिन तो 8 रुपये में मिल रहे हैं और किसी दिन 12 रुपये में, किसी दिन 9 रुपये में, तो किसी दिन 11 रुपये में।
यानी जो ये कीमत बदल रही है 8, 9, 10, 11, 12, ये क्या है बाज़ार मूल्य। और चूँकि ये 10 रुपये के आसपास ही घूम रही है कीमत, इसलिए 10 रुपये क्या है सामान्य मूल्य है। अब हम इन दोनों में संबंध देखते हैं। बाज़ार मूल्य सामान्य मूल्य में एक घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। बाज़ार कीमत में परिवर्तन की प्रवृत्ति पाई जाती है। मतलब बाज़ार कीमत में आज टमाटर जो भाव मिल रहे हैं हमेशा तो नहीं मिलेंगे, तो बाज़ार कीमत में परिवर्तन की प्रवृत्ति पाई जाती है। सामान्य कीमत स्थायी प्रवृत्ति होती है। जैसा कि हमने अभी देखा था कि 10 रुपये क्या था, इसके ऊपर नीचे ही वस्तु की कीमत परिवर्तित हो रही थी, तो इसलिए 10 रुपये क्या है स्थायी कीमत है। बाज़ार कीमत अपने प्रत्येक परिवर्तन को पुनः सामान्य कीमत के बराबर आने का प्रयत्न करती है। बाज़ार कीमत कभी सामान्य कीमत के ऊपर चली जाती, कभी नीचे आ जाती, कभी ऊपर चली जाती, कभी नीचे आ जाती है, परंतु इसकी प्रवृत्ति क्या होती है सामान्य मूल्य के पास आने की होती है। दूसरे शब्दों में बाज़ार कीमत सामान्य कीमत के चारों ओर घूमती है। ये जो बाज़ार कीमत है वो क्या है सामान्य कीमत के चारों ओर घूम रहे हैं। बाज़ार कीमत की प्रवृत्ति सदैव सामान्य कीमत की ओर आने की होती है। ये जो बाज़ार कीमत है ये कहाँ आने का प्रयास करती है सामान्य कीमत के पास आने का प्रयास करती है। जैसा कि चित्र में बताया गया है कि ये जो है ये बाज़ार कीमत है जो क्या है कभी कम हो रही है, कभी बढ़ रही है, कभी कम हो रही है, कभी बढ़ रही है, लेकिन सामान्य कीमत क्या है स्थिर है। पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार में से किस प्रकार भिन्न है। पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होते हैं किसी वस्तु के अनेक क्रेता एवं विक्रेता होते हैं, जबकि एकाधिकार में वस्तु का केवल एक ही विक्रेता होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में यदि किसी फर्म जैसे मान लीजिए कि किसी फर्म को फ़ायदा हो रहा है तो कई नई फर्में जो हैं आ सकती हैं, और किसी फर्म ये जो नई फर्में आई हैं इनमें से किसी को हानि है तो वो व्यापार को छोड़कर वापस भी जा सकते हैं। तो पूर्ण प्रतियोगिता में प्रवेश और बहिर्गमन की क्या होती है पूर्ण स्वतंत्रता होती है प्रवेश एवं बहिर्गमन की। जबकि एकाधिकार में क्या होता है कि एकाधिकारी कुछ रुकावटें डालता है जिससे कि कोई नई फर्म जो है उसके व्यापार में प्रवेश ना कर सके। पूर्ण प्रतियोगिता में जो फर्म होती है वो कीमत को स्वीकार करने वाली होती है। हमने देखा था कि उद्योग कीमत को निर्धारित करता है और फर्में क्या करती हैं उसी कीमत को स्वीकार करती हैं, जबकि एकाधिकारी क्या करता है स्वयं कीमत को निर्धारक होता है। इसके बाद पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है कि जितनी भी फर्में होती हैं वे सभी फर्में बिल्कुल एक जैसी वस्तु का विक्रय करती हैं और एक ही की मूल्य वसूल करती हैं, जबकि एकाधिकारी में चूँकि एक ही विक्रेता होता है तो वो मूल्य विभेद भी कर सकता है, यानी वो अमीरों को अधिक मूल्य पर और गरीबों को कम मूल्य पर वस्तु बेच सकता है। बाजार मूल्य मांग और पूर्ति कैंची के दो फलक हैं, इस कथन को मूल्य निर्धारण के संबंध में स्पष्ट कीजिए। देखिए किसी वस्तु का मूल्य कैसे निर्धारित होता है। एडम स्मिथ और रिकार्डो जो हैं उन्होंने कहा कि वस्तु का मूल्य उसकी पूर्ति या लागत के आधार पर निर्धारित होता है। यानी एडम स्मिथ और रिकार्डो ने कहा कि यदि किसी वस्तु की लागत ज़्यादा है तो उसका मूल्य ज़्यादा होगा, लागत कम है तो मूल्य कम होगा। यानी वस्तु का मूल्य किससे निर्धारित होता है लागत या पूर्ति से। जबकि वालरस और जैवंस जो हैं इन्होंने क्या कहा कि नहीं, वस्तु का मूल्य उसकी उपयोगिता के आधार पर निर्धारित होता है। उपयोगिता यानी यदि उपयोगिता अधिक है तो कीमत अधिक होना चाहिए, उपयोगिता कम है तो कीमत कम होना चाहिए। और उपयोगिता के कारण क्या होता है मांग होती है। यानी वाल और रस और जैवंस ने क्या कहा किसी वस्तु की मांग के आधार पर कीमत निर्धारण होता है, जबकि एडम स्मिथ और रिकार्डो के अनुसार पूर्ति के आधार पर कीमत निर्धारण होता है। मार्शल ने क्या कहा ये मतभेदों को समाप्त किया और बताया कि मांग और पूर्ति तो क्या है कैंची के दो फलक हैं,
जिस प्रकार कैंची का ऊपरी और नीचे का फलक कागज को काटता है, उसी प्रकार मांग और पूर्ति द्वारा ही वस्तु की कीमत निर्धारित होती है। मार्शल ने क्या बताया कि किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण मांग और पूर्ति दोनों के द्वारा ही हो सकता है। जैसा कि इसमें बताया गया है कि वस्तु का OX अक्ष पर मात्रा को, OY अक्ष पर मूल्य को बताया गया है। ये मांग वक्र है और ये पूर्ति वक्र है। ई बिंदु पर ये मांग और पूर्ति दोनों बराबर है और यहाँ पर ही कीमत निर्धारण हो सकता है। केंद्रीय समस्या किसके लिए उत्पादन किया जाए को समझाइए। किसके लिए उत्पादन किया जाए, ये कैसी समस्या है? ये वास्तव में वितरण की समस्या है कि जो उत्पादन है उसका वितरण किसके लिए किया जाए। तो ये जो है वितरण की, तो उत्पादन किसके लिए किया जाए, ये वास्तव में किसकी समस्या है? वितरण की समस्या है कि हमने उत्पादन तो कर लिया है, अब हम ये उत्पादन किसके लिए करेंगे, इसका वितरण किसके लिए किया जाएगा। तो अब जो वितरण करना है, तो वस्तुएं और सेवाएं केवल उन व्यक्तियों के लिए उत्पादित की जाती हैं जिनके पास की क्रय करने की क्षमता होती है। एक उत्पादक वही वस्तु का उत्पादन करेगा जिसका कि दूसरे लोग क्रय कर सकते हैं। उन वस्तुओं का उत्पादन तो नहीं करेगा जिसका क्रय नहीं होता। तो क्रय करने के लिए क्या ज़रूरी है कि व्यक्ति के पास क्रय क्षमता हो। और क्रय क्षमता किस पर निर्भर करती है? क्रय क्षमता आय के वितरण पर निर्भर करती है। आय का वितरण यानी जो आय है या तो सभी लोगों के पास समान हो सकती है, या अमीर लोगों के पास आय ज़्यादा हो और गरीब लोगों के पास आय कम हो। अगर सभी के पास आय बराबर है तो समान वितरण, और कुछ लोगों के पास आय ज़्यादा है और कुछ के पास कम है तो हम उसे क्या कहेंगे? असमान वितरण। अगर मान लीजिए कि आय का वितरण असमान है, आय के वितरण असमान है का मतलब क्या है कि कुछ अमीर लोगों के पास ही धन है और बाकी जो लोग हैं उनके पास बहुत कम धन है, तो ये आय का वितरण क्या हो जाएगा? असमान। अब ऐसा कहाँ होता है? ऐसा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता है कि कुछ लोगों के पास तो धन जो है बहुत अधिक होता है और बाकी लोगों के पास धन बहुत कम होता है। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि जिन लोगों की आय अधिक होती है उनकी मांग उत्पादन को अधिक प्रभावित करती है। मतलब जिनके पास आय ज़्यादा है वे जिस वस्तुओं की मांग करेंगे उसी का उत्पादन अधिक होगा। चूँकि अमीर लोग किसकी मांग करते हैं? विलासिता और आरामदायक वस्तु। इसलिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में किस वस्तु का उत्पादन किया जाता है? विलासिता और आरामदायक वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। तो आपका क्वेश्चन था कि उत्पादन किसके लिए किया जाए, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन किसके लिए होता है? पूंजीपतियों के लिए होता है। अब दूसरा है आपका आय का समान वितरण। आय का समान वितरण यानी अर्थव्यवस्था में जितने लोग हैं उन सब लोगों की आय कैसी है? समान है। तो ऐसा कहाँ होता है? ऐसा समाजवादी देशों में होता है। तो ऐसे देशों में जो उत्पादन है वह सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखकर किया जाता है। अब है उत्पादन कैसे करें, इस समस्या को समझाइए। ये जो है उत्पादन कैसे करें, ये वास्तव में ये क्वेश्चन है कि उत्पादन किस तकनीक से करें। ये तकनीक के चुनाव से संबंधित समस्या है। तो उत्पादन की तकनीक दो प्रकार की होती हैं। पहली श्रम प्रधान यानी जिसमें श्रमिक का अधिक प्रयोग होता है और पूंजी का कम। मान लीजिए कि हम 2 कंप्यूटर हटा के 10 श्रमिकों को लगा दें तो ये क्या हो जाएगी? श्रम प्रधान तकनीक। जिन देशों में श्रम सस्ता होता है वहाँ पर क्या होता है? श्रम प्रधान तकनीक का उपयोग किया जाता है। अब दूसरी है आपकी पूंजी प्रधान तकनीक यानी जिसमें पूंजी का प्रयोग अधिक हो और श्रमिक का प्रयोग कम हो। अर्थात हमने 10 मजदूरों को हटाकर एक कंप्यूटर को रख दिया तो हमने किस तकनीक का प्रयोग किया? पूंजी प्रधान तकनीक का प्रयोग किया। तो जिन देशों में पूंजी सस्ती होती है वहाँ पूंजी प्रधान तकनीक का उपयोग किया जाता है।
अब जो उत्पादन होता है वो किस उद्देश्य से किया जाता है? लाभ के उद्देश्य से किया जाता है। अब पूंजी प्रधान देशों में क्या होता है? पूंजी अधिक होती है, इसलिए वो पूंजी का अधिक प्रयोग करके लाभ अधिक कमाते हैं। और श्रम प्रधान देश जो है वहाँ श्रम अधिक होता है, इसलिए वो श्रम प्रधान तकनीक का प्रयोग करके अपने लाभ को अधिक करते हैं। उत्पादन की जो तकनीक का चयन है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कौन करता है? कीमत यंत्र यानी मांग और पूर्ति। जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में कौन करता है? समाज या सरकार जो है वो उत्पादन की तकनीक का चयन करते हैं। स्थानापन्न वस्तु किसे कहते हैं? दो उदाहरण द्वारा बताइए। स्थानापन्न वस्तु का अर्थ होता है कि एक के बदले में दूसरी वस्तु का प्रयोग करना। यदि आपको चाय ना मिले तो आप कॉफ़ी पिएंगे, और कॉफ़ी ना मिले तो चाय पिएंगे। ऐसे कॉम्प्लान ना मिले तो बॉर्नवीटा पी सकते हो, बॉर्नवीटा ना मिले तो कॉम्प्लान। तो ये क्या है? स्थानापन्न वस्तुएं हैं। अब स्थानापन्न वस्तुओं में 3 विशेषताएं होना चाहिए। पहला तो इनका प्रदर्शन समान होना चाहिए, देखने में लगभग समान दिखना चाहिए। दूसरा, इनका उपयोग समान होना चाहिए और एक ही क्षेत्र में इनकी बिक्री होना चाहिए। अगर हम चाय और कॉफ़ी को देखें तो देखने में समान दिखाई देती हैं, इनका उपयोग भी समान है कि ये अब जो है पीने के काम में आती हैं, और ये भौगोलिक क्षेत्र एक ही स्थान पर बेची जाती हैं। अब स्थानापन्न वस्तुओं का मांग वक्र कैसा होता है? ये धनात्मक होता है। धनात्मक क्यों होता है? कि मान लीजिए एक वस्तु की कीमत में वृद्धि हुई, चाय की कीमत में या कॉफ़ी की कीमत में मान लीजिए आप जो कॉफ़ी है उसकी कीमत बढ़ जाती है, तो लोग अब क्या करेंगे? सोचेंगे चाय सस्ती है तो कॉफ़ी के स्थान पर चाय पिएंगे, यानी कॉफ़ी की जो कीमत है वो बढ़ी, तो चाय की जो मांग है वो क्या हो गई? बढ़ गई। इसलिए स्थानापन्न वस्तुओं का मांग वक्र कैसा होता है? धनात्मक ढाल वाला होता है। कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि के प्रकार चाय की कीमत को प्रभावित करता है, समझाइए। मतलब कॉफ़ी के मूल्य में जो वृद्धि होती है वह चाय की मांग को किस प्रकार प्रभावित करती है, ये आपसे पूछा गया है। कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि चाय की मांग में वृद्धि हो जाती है। यदि कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि होती है तो चाय की मांग में क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि दोनों स्थानापन्न वस्तुएं हैं। दोनों स्थानापन्न वस्तु का अर्थ क्या है? कि दोनों का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। इसलिए जब कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि होती है तो कॉफ़ी चाय की तुलना में क्या होता है? जब कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि होती है तब क्या होता है? तब हमें कॉफ़ी की तुलना में चाय सस्ती लगती है और चाय की मांग में वृद्धि हो जाती है। अब चाय और कॉफ़ी का मांग वक्र क्या होता है? धनात्मक ढाल वाला होता है। धनात्मक ढाल वाला यानी मान लीजिए कि कॉफ़ी की कीमत P से बढ़कर P1 हो गई है, तो क्या होगा? चाय की पहले मांग Q थी तो वह Q से बढ़कर क्या हो जाएगी? Q1, यानी कॉफ़ी की कीमत बढ़ने पर चाय की मांग में वृद्धि हो जाती है। फिर है फर्मों के पूर्ति वक्र के निर्धारक तत्वों को बताइए। पूर्ति वक्र के निर्धारक तत्व यानी कब पूर्ति बढ़ती है और कब पूर्ति घटती है। वस्तु की कीमत, यदि मान लीजिए कि वस्तु की कीमत बढ़ जाए, आप किसी वस्तु को खरीदने गए हैं और उसकी कीमत बढ़ जाए, यानी आप मान लीजिए किसी वस्तु के विक्रेता हैं और उसकी कीमत बढ़ जाए तो आपकी पूर्ति क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अगर कीमत घट जाएगी तो आप अब कम वस्तु बेचेंगे, पूर्ति घट जाएगी। तकनीकी ज्ञान, पहले आप जो है हल और बैल से खेती करते थे, तब आपकी सप्लाई कैसी थी? पूर्ति कम थी। अब आप ट्रैक्टर से खेती करते हैं, तब आपकी सप्लाई क्या है? अब आपकी सप्लाई अधिक है। तो तकनीकी ज्ञान में वृद्धि होने पर पूर्ति में वृद्धि हो जाती है। इसके बाद प्राकृतिक तत्व, यदि अकाल बाढ़ महामारी आ जाए तो पूर्ति में वृद्धि होगी या कमी हो जाएगी। तो प्रकृति जो है यदि विपरीत होती है तो पूर्ति में कमी हो जाती है, प्रकृति अनुकूल होती है तो पूर्ति में वृद्धि हो जाती है।
अगला है परिवहन और संचार के साधन। यदि परिवहन और संचार के साधन उपलब्ध हैं तो क्या होगा कि वस्तु को दूर दूर तक बेचा जा सकता है और दूर दूर से वस्तुओं को मंगवाया भी जा सकता है। यानी परिवहन और संचार के साधनों की उपलब्धता अधिक हो तो पूर्ति जो होगी बढ़ जाएगी, और परिवहन और संचार के साधन यदि कम उपलब्ध हैं तो पूर्ति क्या हो जाएगी, घट जाएगी। कर नीति। यदि सरकार किसी वस्तु पर कर लगाती है, अधिक कर लगाती है तो क्या होगा, वस्तु महंगी हो जाएगी। महंगी हो जाएगी तो उसकी मांग कम हो जाएगी। मांग कम होगी तो व्यापारी का लाभ कम हो जाएगा। लाभ कम हो जाएगा तो अब वह पूर्ति भी क्या कर देगा, कम कर देगा। एक अनुसूची एवं रेखा चित्र की सहायता से पूर्ति के नियम को समझाइए। पूर्ति के नियम क्या है, यह बताता है कि अन्य बातें समान रहने पर यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, कीमत में वृद्धि होती है तो पूर्ति भी बढ़ जाती है, और कीमत में कमी होती है तो पूर्ति घट जाती है। जैसे मान लीजिए 10 रुपये कीमत है तो पूर्ति 100 है, 20 रुपये कीमत पर पूर्ति 200 है और 30 रुपये कीमत पर पूर्ति 300 है। जैसे जैसे कीमत जो है वो बढ़ रही है वैसे वैसे पूर्ति भी बढ़ रही है। अब रेखा चित्र में क्या है कि ओ एक्स अक्ष पर आपको क्या बताया गया है, ओ एक्स अक्ष पर पूर्ति को बताया गया है, ओ वाई अक्ष पर कीमत को बताया गया है। 10 रुपये कीमत पर 100 पूर्ति है, 20 रुपये कीमत पर 200 पूर्ति है और 30 रुपये कीमत पर 300 पूर्ति है। अर्थात जैसे जैसे कीमत बढ़ती है वैसे वैसे पूर्ति भी बढ़ती है। इसलिए ये जो पूर्ति वक्र है वो क्या है, धनात्मक ढाल वाला होता है। ओके, थैंक यू।